तो हेलो बच्चों, आज हम जेईई एडवांस 2026 के पेपर 1 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी जेईई एडवांस 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इस क्वेश्चन पे अगर आए तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको एक चीज ये समझ में आएगी, या फिर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या इसका डिस्कशन देखोगे तो एक कंक्लूजन पे आप जरूर आओगे कि जरूरी नहीं है कि सारे जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सम क्वेश्चंस आर मॉडरेट, सम क्वेश्चंस आर इजी, और जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी मच सॉल्वेबल। और ये जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस होते हैं ये मेंस टाइप के ही क्वेश्चंस रहते हैं। बस डिफरेंस क्या रहता है कि मेंस का एक क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ही स्टेप्स में आपके आंसर्स आ जाते हैं, एडवांस में आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए कई बार हम ये भी कहते हैं कि एडवांस का एक क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू, कि आपने एडवांस का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 3 से 4 जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन, जो थोड़े डिफिकल्ट साइड के जेईई मेंस के क्वेश्चन रहते हैं उनको अगर आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग 1 जेईई एडवांस क्वेश्चन। लेकिन इसके बावजूद ये क्या है, ये सॉल्वेबल रहता है। और अगर आपके मेंस की अच्छे से तैयारी हुई है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका है, तो फिर डेफिनेटली ये जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन है कम से कम वो तो आप करके आ ही सकते हो। इसीलिए एडवांस के क्वेश्चंस को एक बार में देख करके डरना नहीं चाहिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्वासी स्टैटिक साइकिल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस कंटेन्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी। ये देखिए यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी दे रखा है, फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस बी सी। ये जो बी सी है ये आइसोकोरिक प्रोसेस दे रखा है, एंड देन सी ए इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। The volumes of the gas are V1 and V2 at A and B। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये V1 है और B पे जो वॉल्यूम है वो हमें V2 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें चीजें दे रखी हैं। If the cycle has heat input Q in and heat output Q out, then the efficiency of the cycle is defined as eta is equal to Q in minus Q out by Q in। और फिर उसके बाद हमें ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो है मोर देन 1 करेक्ट जो है आंसर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को जो है चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है, इसको ए पे जो प्रेशर है उसको पी ए मान लेते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे हमें V1 दे रखा है, टेम्परेचर हम यहाँ कुछ T1 मान लेते हैं, या चलिए T मान लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर T मान लीजिए, यहाँ पे जो प्रेशर है इसको PB मान लीजिए, वॉल्यूम को V2 मान लीजिए, राइट। और क्योंकि ये सेम बी पॉइंट भी उसी आइसोथर्मल कर्व में लाई कर रहा है, ए बी इज आइसोथर्मल कर्व, तो इसका भी जो टेम्परेचर है वो क्या हम मान लेंगे, T मान लेंगे। अब आप जब बी से सी में आते हैं, बी से सी में आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रेशर को आप PC मान लीजिए यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है वो तो सर सेम ही रहने वाला है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है BC, और टेम्परेचर जो है उसको हम कुछ T1 मान लेते हैं, ठीक है, या T0 मान लेते हैं, चलिए इसको हम T0 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें एक एक करके जो इसके ऑप्शंस हैं वो हमें चेक करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि इफ V2 by V1 is equal to 8, the heat released in the process BC is smaller than the heat absorbed in the process AB। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि AB प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, यहाँ पे जो Q होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और Q पॉजिटिव का मतलब क्या है, Q पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब क्या है, Q पॉजिटिव का मतलब है कि हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब्ड हुई होगी। इसी तरह से BC में क्या हो रहा है, BC में आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी यहाँ पे ड्रॉप होना होगा, बिकॉज आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रेशर अगर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और जहां तक CA का बात है तो CA में ना तो कोई हीट रिलीज होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज इट इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ये जो ऑप्शन A है उसको चेक करने के लिए हम दो तरीके लगा सकते हैं। या तो आप पहले एक तो इसको हम ग्राफ को देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑप्शन सही है या नहीं है, या फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उससे भी आपको पता लग जाएगा। तो अब ग्राफ को देख करके हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीज ये देखिए कि ये जो ABCA ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्योंकि इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम रहती है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा U रहता है दैट इज ऑलवेज 0। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U ऑलवेज 0 रहता है। अब यहां पे एक और चीज देखिए कि ये कौन सी साइकिल है, ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, सॉरी क्लॉकवाइज साइकिल है। ये कौन सी साइकिल है, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। क्लॉकवाइज साइकिल का जो वर्क डन रहता है वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लॉकवाइज साइकिल का जो वर्क डन रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसका, क्लॉकवाइज साइकिल का। और ये हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहां पे AB जो है वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, और CA में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जो एक्सपेंशन का जो वर्क है, AB में जो वर्क हुआ और CA में कंप्रेशन में जो वर्क हुआ, तो एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्रेशन का वर्क। ठीक है, AB के अंदर में आपको ज्यादा एरिया दिखाई देगा एज कंपेयर टू CA, राइट। तो इसीलिए जो एक्सपेंशन का वर्क है इट इज ग्रेटर देन द कंप्रेशन का वर्क। ओके, तो इस कारण से हम ये कहेंगे कि जो इस प्रोसेस में डेल्टा W जो है, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा W है इट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। अब यहाँ पे डेल्टा Q जो है, डेल्टा W जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा W पॉजिटिव है तो डेल्टा Q को भी क्या होना पड़ेगा सर, डेल्टा Q को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब डेल्टा Q पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि QAB माइनस QBC, क्योंकि आप देखिए QAB जो है वो पॉजिटिव है, QBC जो है वो हमने देखा नेगेटिव है। तो QAB माइनस QBC ये भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। Why? बिकॉज दिस एंटायर क्वांटिटी इज इक्वल टू डेल्टा Q, और यहां से फिर हम कह सकते हैं कि जो QAB है इट इज ग्रेटर देन QBC, राइट। तो यहां पर इस ऑप्शन को चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हीट कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और कितना यहाँ रिलीज हुआ उसको सेपरेटली निकालें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमें थोड़े से अंडरस्टैंडिंग है थर्मोडायनेमिक्स की तो हम इसको बिना कैलकुलेशंस के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने डेल्टा U को 0 कर दिया, क्लॉकवाइज साइकिल, वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा W ग्रेटर देन 0, डेल्टा U 0, डेल्टा Q और डेल्टा W दोनों बराबर हैं, डेल्टा W पॉजिटिव यानी डेल्टा Q भी पॉजिटिव, और अगर डेल्टा Q पॉजिटिव है तो टोटल डेल्टा Q कितना होगा, QAB माइनस QBC। इसका मतलब QAB इज ग्रेटर देन QBC, राइट। तो इससे हम ये देखते हैं कि भाई जो पहला ऑप्शन है इररिस्पेक्टिव ऑफ भाई V2 बाई V1 क्या दे रखा है, ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड इन हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस BC is smaller than the heat absorbed in the process AB, ये हमें पता लग गया, राइट, कि QBC जो है इससे हमें ये पता लग गया कि QBC is less than QAB, ये हमने अभी यहाँ पर प्रूफ कर दिया, राइट। QBC is less than QAB और QAB is greater than QBC। अब यहाँ पे बोला गया है for a given value of V2 by V1 eta does not depend upon temperature of isothermal process। चलिए अब इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ईटा दे रखा है, ईटा आपको दे रखा है Qin माइनस Q आउट बाई Qin, Qin माइनस Q आउट बाई Qin, राइट। अब Qin का मतलब है हीट एब्जॉर्ब्ड, Q आउट का मतलब है हीट रिलीज्ड।
तो इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे क्यू इन का मतलब है क्यू ए बी माइनस क्यू बी सी बाय क्यू ए बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्यू ए बी और क्यू बी सी निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्यू ए बी निकालेंगे। क्यू ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस पे जो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है वो क्या होता है, वो इट इज इक्वल टू द वर्क डन, क्योंकि डेल्टा यू 0 होता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा एनआरटी एलएन V2 बाय V1, ये आपका क्यू ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो क्यू बी सी हमें निकालना है। तो क्यू बी सी क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्यू बी सी ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में जो क्यू होता है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो क्यू होता है, डेल्टा क्यू होता है, वो क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे एनसीवी डेल्टा टी यानी कि टी नॉट माइनस टी, ये हमारा QBC हो गया। ये कौन सा हीट है, ये जो हीट है ये रिलीज हुआ है, AB जो है वो हीट एब्जॉर्ब हुआ है। राइट, अब हम क्या करते हैं, T नॉट और T के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। T नॉट और T के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो AC जो है वो क्या है, एडियाबैटिक कर्व है। AC एडियाबैटिक कर्व है या एडियाबैटिक प्रोसेस है। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए TV रेज टू पावर ऑफ गामा माइनस 1 कांस्टेंट रहता है, ये आपको पता है। राइट, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि T नॉट इंटू V2 रेज टू पावर ऑफ गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू T V1 रेज टू पावर ऑफ गामा माइनस 1। गामा जो है यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, गामा क्या हो जाएगा, गामा आपका 5/3 हो जाएगा और गामा माइनस 1 आपका हो जाएगा 2/3। गामा माइनस 1 आपका 2/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा T नॉट V2 रेज टू पावर ऑफ 2/3 इज T V1 रेज टू पावर ऑफ 2/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप T नॉट को T के टर्म्स में लिख सकते हो। T नॉट इज इक्वल टू T टाइम्स V1 बाय V2 रेज टू पावर ऑफ 2/3। ठीक है, ये हमने T नॉट लिख दिया। अब उस फॉर्मूले में हम लोग इसको बिठा देते हैं तो ईटा क्या आ जाएगा, ईटा आपका QAB का मतलब है एरआरटी एलएन V2 बाय V1 माइनस, अब QBC क्या आ जाएगा, NCV ln। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो या तो इसको आप सीधे प्लस करके ही लिख दीजिए, क्योंकि जब आप NCV T नॉट माइनस टी करेंगे तो वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। राइट, वो अपने आप खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, पॉजिटिव साइन का मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये अपने आप ही, क्योंकि T नॉट डेफिनेटली जो है वो लेसर रहेगा एज कंपेयर टू T, तो NCV यहाँ पे ln नहीं आएगा, NCV इंटू T नॉट माइनस टी डिवाइडेड बाय nRT ln V2 बाय V1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, T नॉट को T के टर्म्स में लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा ईटा that is equal to nRT ln V2 by V1 plus NCV into T V1 by V2 raised to power of 2/3 minus T divided by nRT ln V2 by V1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूमरेटर से जो है T कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे T आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर में बचेगा nR ln V2 by V1 plus NCV V1 by V2 रेज टू 3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय nRT ln V2 बाय V1। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है इसमें T का टर्म कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये T से इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है। तो V2 बाय V1 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो एफिशिएंसी है ये T से इंडिपेंडेंट आ जाएगी। इसीलिए यहां पर हमें कहा कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V2 बाय V1 ईटा does not depend upon the temperature of isothermal process। yes sir, क्योंकि हमने देखा temperature of isothermal process को हमने यहाँ पे T मान लिया था और ये T से इंडिपेंडेंट आ गया। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो T जो है वो अपने आप कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यों कर दिया, माइनस था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे T नॉट माइनस टी कर रखा है, ये अपने आप माइनस साइन के साथ ही आएगा, ये अपने आप जो है माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि वो T नॉट माइनस टी अपने आप में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, इफ
V2 by V1 is 8, then the temperature of gas at A is 4 times the temperature of gas at C. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो टेम्परेचर ऑफ गैस एट A और टेम्परेचर ऑफ गैस एट C, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लीजिए। ये रिलेशन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है ना। ये जो T0 है, इट इज टेम्परेचर ऑफ गैस एट C एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ गैस एट A, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिलेशन क्या दे रखा है, T0 इज इक्वल टू T इंटू V1 बाय V2 रेज टू पावर ऑफ 2/3। अब यहाँ पे हमें V2 बाय V1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है सर, यानी V1 बाय V2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V2 बाय V1 आपको 8 दे रखा है, ठीक है। यानी कि V1 बाय V2 क्या हो जाएगा सर, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 रेज टू पावर ऑफ 2/3, तो T0 विल बिकम T, ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो 1/8 रेज टू पावर ऑफ 2/3 अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, राइट। तो T0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T/4, ठीक है। T0 जो है वो आपका कितना आ जाएगा, T/4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि देन द टेम्परेचर ऑफ गैस एट A, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर था ये कितना था, T था, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना माना था, T0 माना था। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा था, T0 जो है वो किसके बराबर है, T/4 के बराबर है, यानी T0 इज इक्वल टू T/4, यानी कि T इज इक्वल टू 4T0, T इज इक्वल टू 4T0, यस। तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये भी सही है। अब एक और चीज दे रखी है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू 8, देन द प्रेशर ऑफ गैस एट A इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस एट B। अब आप प्रेशर ऑफ गैस एट A की बात कर रहे हो एंड प्रेशर ऑफ गैस एट B की बात कर रहे हो। अब ये देखो कि ये जो A और B पॉइंट्स हैं, दे आर द पॉइंट्स ऑन द सेम आइसोथर्मल कर्व, ये एक आइसोथर्मल कर्व के पॉइंट्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये देखिए PA इंटू V1 है ना, क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है उसके लिए क्या आता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। तो PA इंटू V1 इज इक्वल टू PB इंटू V2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा PA बाय PB इज इक्वल टू V2 बाय V1, और V2 बाय V1 हमें कितना दे रखा है सर, V2 बाय V1 हमें 8 दे रखा, V2 बाय V1 हमें 8 दे रखा है। तो PA इज इक्वल टू आपका जाएगा 8 PB, PA जो है आपका 8 टाइम्स PB हो जाएगा। द प्रेशर ऑफ गैस एट A इज 4 टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस एट B। नहीं सर, प्रेशर ऑफ गैस एट A इज 8 टाइम्स द प्रेशर ऑफ गैस एट B। इसका मतलब ये जो D ऑप्शन है ये क्या है, ये गलत है। तो इस तरह से हमने इस थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, एनालिसिस करके जो है। इसका ये इतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं था। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि किस तरह से जो JEE एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस को हम टारगेट करें तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। कई बार बच्चे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से डरते हैं, ओके एग्रीड। अगर आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन से डर लग रहा है फाइन, लेकिन कम से कम ये जो मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं इनको आप टारगेट करिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड इससे ये क्वेश्चंस हैं इनको करने से भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और एक ठीक ठाक रैंक जो है वो आपकी आ सकती है, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका फ़ायदा हो सके। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।